क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। सवाल में आपको दिया हुआ है कि व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द फिजिकल क्वांटिटी ए इफ इट इज रिलेटेड to 4 other physical quantities A, B, C and D as A is equals to A square B cube divided by D under root C. The percentage error in the measurement of A, B, C and D are given as 1%, 3%, 2% and 1% respectively. तो इस सवाल को यहाँ पे हमें सॉल्व करना है। हमें दिया हुआ है कि एक फंक्शन है हमारे पास कि A is equal to a square b cube divided by c raised to the power half और d raised to the power 1। तो जब आपको ऐसा एक फंक्शन दिया है जिसमें यहाँ पे है लेफ्ट हैंड साइड में a और ये डिपेंड कर रहा है कुछ क्वांटिटीज पर, ये 4 तरह की क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रहा है, तो इसमें जो परसेंटेज एरर होता है डेल्टा a डिवाइडेड बाय a इंटू 100 वो होता है हमारे पास, यहाँ पे जो पावर है उसको आगे ले जाइए 2 इंटू डेल्टा ए बाय ए प्लस पावर जो है उसको आगे ले जाइए 3 टाइम्स डेल्टा बी बाई बी प्लस पावर जो है उसको आगे ले जाइए हाफ इंटू डेल्टा ऑफ सी बाई सी प्लस डेल्टा डी बाई डी इंटू 100। ओवरऑल जो है 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 100 जब अंदर जाएगा तो ये परसेंटेज एरर इन ए बन जाएगा। 100 जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 3 इंटू परसेंटेज एरर इन डेल्टा इन बी, और जब 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा हाफ इंटू परसेंटेज एरर इन सी, और जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा परसेंटेज एरर इन डी। तो यहाँ से परसेंटेज एरर मैक्सिमम जो पॉसिबल है, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा ए बाय ए इंटू 100, कितना आ जाएगा आपके पास 2 इंटू परसेंटेज एरर इन ए इज 1%, तो आ जाएगा आपके पास 1 प्लस 3 इंटू परसेंटेज एरर इन बी। परसेंटेज एरर इन बी की बात करें तो वो आपको दिया हुआ है 3% के बराबर, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3 प्लस हाफ ऑफ परसेंटेज एरर इन सी विच इज 2% प्लस 1 इंटू परसेंटेज एरर इन डी विच इज ऑल्सो 1। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा, आपको आंसर मिलता है 2 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 1, 2 2 11 और 2 13, तो 13% हमें मैक्सिमम एरर मिल सकता है ए में, ए के मेजरमेंट में, यदि इन चारों क्वांटिटीज में एरर जो क्वेश्चन में दिए हैं वो दिए हैं। ठीक, हेलो एवरीवन। तो यहाँ पे एक अनाउंसमेंट है छोटा सा। तो सबसे पहले तो ये है कि अनअकैडमी चैंपियंस लीग जो है उसका जो एग्जाम है वो एप्टीट्यूड टेस्ट 26 दिसंबर को स्टार्ट होने जा रहा है 1 PM ऑनवर्ड, और आपको चांस मिल सकता है सचिन तेंदुलकर के साथ मिलने का। तो एनरोल कीजिए इस टेस्ट में और आपको कोड इस्तेमाल करना है NKC सर लाइव। ठीक है, कोड भूलिएगा नहीं, NKC सर लाइव जो है आपको कोड इस्तेमाल करना है और आपको मौका मिल सकता है सचिन तेंदुलकर के साथ मिलने का और इंस्पायर होने का। उसके बाद अनअकैडमी चैंपियंस लीग जो है वो उसमें आप जीत सकते हैं कि एप्पल का मैकबुक एयर, एप्पल वॉच, एयरपॉड और अमेजॉन इको डॉट जो है वो मिल सकता है आपको, और अमेजॉन के जो वाउचर्स हैं वो भी आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। तो इसमें भी आप इनरोल कीजिए। आप भूलिएगा नहीं कि आपको जो कोड है अप्लाई करना है NKC सर लाइव। उसके बाद IIT का जो कॉम्बैट है वो स्टार्ट हो रहा है। IIT कॉम्बैट में 21 क्वेश्चंस होने वाले हैं, और 21 क्वेश्चंस को करने के लिए आपको जो टाइम मिलेगा वो 60 मिनट्स मिलेगा। 26 दिसंबर को 11 AM पर ये टेस्ट जो है स्टार्ट होने वाला है, और इसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं यहाँ पे पता चल गया आपको। क्या जेईई क्वालिटी के जो है क्वेश्चंस होने वाले हैं, बहुत ही क्वालिटी वाले क्वेश्चंस होंगे, और जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हैं उन पे बेस्ड क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो इन सवालों को करके आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, और उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलेंगे आपको। और 11th, 12th और 13th के जो बच्चे हैं उनके लिए अलग अलग टेस्ट होने वाला है, और जो टॉप 25 रैंकर्स होने वाले हैं उनको उनका मेरिट सर्टिफिकेट भी मिलेगा। फर्स्ट रैंक जिसकी आएगी उसको गोल्ड मेडल मिलेगा, और उसको स्कॉलरशिप मिलने वाली है 100%। रैंक 2 को सिल्वर, रैंक 3 जो है ब्रॉन्ज है, और भी ढेर सारे जो हैं वो प्राइजेस यहाँ पे रखे हुए हैं। इसके बाद तीसरा अनाउंसमेंट ये है कि ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज जो है वो जेईई 2022 के लिए स्टार्ट होने जा रही है। स्टार्टिंग हो रही है 25 दिसंबर से 2 बजे से लेकर 5 बजे PM, दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक ये स्टार्ट होने वाली है। और इसमें ऑल इंडिया लेवल के जो जेईई मेन के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको प्रिपेयर करवाए जाएंगे टेस्ट के माध्यम से, और क्वेश्चंस जो हैं बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस हैं, और उनके सॉल्यूशंस भी टॉप एजुकेटर्स द्वारा बनाए जाएंगे।
और डिटेल आपको रिपोर्ट दी जाएगी, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी गलती जो है कहाँ पर है। और 200 लर्नर्स जो हैं उनको स्कॉलरशिप मिलने वाली है अप टू 100%। इसमें आप कोड यूज कर सकते हैं NKC सर लाइव। NKC सर लाइव जो है कोड आप यहाँ पे इस्तेमाल कीजिए यदि आप इसमें एनरोल कर रहे हैं तो। उसके बाद यहाँ पे कुछ बैचेस की इंफॉर्मेशन है कि एज बैच है क्लास 11th के लिए, जो जेई मेन और एडवांस 2023 के लिए टारगेट होने वाला है, और जेई एडवांस और मेंस 2022 के लिए और 2023 के लिए 2 और बैचेस हमारे पास हैं। और इन सारे बैचेस में टॉप एजुकेटर्स जो है पढ़ाने वाले हैं। ये स्टार्ट हो चुका है 22 दिसंबर से, ये भी 22 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है, और ये भी 22 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है। तो आप फटाफट से जो है इनमें एनरोल कर लीजिए और बेनिफिट जो है आप इनका उठा सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल काफ़ी थोड़ा सा लेंदी है और सवाल थोड़ा सा लंबा भी है। तो यदि आप पेपर में ऐसे सवाल आपको मिलते हैं, आपको पढ़ने से पता चल जाएगा कि बहुत सारा लंबा सवाल है, तो आप इसे बाद में करने के लिए छोड़ सकते हैं। आप इस लेंदी सवाल में अपने 5 या 6 मिनट खर्च करने की वजह आप कोई बाकी 2 सवाल कर सकते हैं, है ना। अब यदि मान लीजिए पूरा पेपर कर लिया है, आपने इसको पहले छोड़ दिया था, तो इस सवाल को जरूर करें, बिकॉज ये सवाल गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। बहुत कम चांसेस हैं कि कोई इसको गलत करेगा आते हुए, है ना। नहीं आता फिर तो होगा ही नहीं, लेकिन यदि आता है तो गलत होने के चांसेस में काफ़ी कम है। क्वेश्चन में दिया है कि 25 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिंग इज फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, दोनों तरफ, दोनों एंड से वो फिक्स्ड है। इट हैज अ मास ऑफ 2.5 ग्राम एंड वाइब्रेट्स इन इट्स फर्स्ट ओवरटोन अंडर टेंशन। फर्स्ट ओवरटोन में ये वाइब्रेट करता है। तो फर्स्ट ओवरटोन का मतलब हमें समझ में आना चाहिए कि जो फंडामेंटल मोड से अगला मोड होता है उसे फर्स्ट ओवरटोन कहा जाता है, उसके बाद जो अगला मोड होता है उसे सेकंड ओवरटोन कहा जाता है। ऑल्सो गिवन is a closed pipe which is 30 centimeter long which vibrates in fundamental frequency. When both of these are sounded simultaneously, 8 beats per second are heard. It is also observed that decreasing the tension in the string also decreases the beat frequency. What is the tension in the string given speed of sound in the air is 360 meter per second. तो यहाँ पे आपके पास 2 सवाल हैं, एक स्ट्रिंग से रिलेटेड है, एक साउंड से रिलेटेड है, और उन दोनों का इस्तेमाल करके बीट फ्रीक्वेंसी निकलवाई गई है। और बीट फ्रीक्वेंसी निकलवाने के बाद आपसे पूछ रहे हैं कि टेंशन बताइए इसमें कितनी है। तो यहाँ पे अपना जो रस्सी है उसे ले लेते हैं। ये रही साहब हमारी रस्सी, रस्सी दोनों एंड से बंद है। इसका फंडामेंटल मोड होगा ये वाला, जब एक एक नोड यहाँ पर बन रहे होंगे, टोटल 2 नोड बन रहे होंगे, और इसका अगला जो मोड होगा, इसका अगला जो मोड होगा वो होगा कुछ ऐसा। सो दिस मोड इज कॉल्ड फर्स्ट ओवरटोन। ये क्या कहलाता है? फर्स्ट ओवरटोन कहलाता है। अब यहां देखिए बेटा, ये नोड है, ये नोड है और ये नोड है, तो 1 2 3 किन्हीं भी 2 कॉन्सेक्यूटिव नोड्स के बीच का डिस्टेंस होता है λ/2। तो λ/2 डिस्टेंस ये है, λ/2 डिस्टेंस ये है, तो λ/2 प्लस में λ/2 ये किसके बराबर है? लेंथ L के बराबर है, जो इस वायर की लेंथ है। तो यहां से आपको मिल जाता है λ = L, और आपको यहां से फ्रीक्वेंसी मिल जाती है फर्स्ट ओवरटोन की, तो फ्रीक्वेंसी है f की, वो मिल जाती है आपको v/λ या v/L, इसे लिख सकता हूं। v होता है हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड इन स्ट्रिंग इज इक्वल टू √T/μ। तो यहां से मैं लिखूंगा 1/L √T/μ। बिकॉज ये वायर यूनिफॉर्म है तो म्यू को लिखा जा सकता है मास अपॉन लेंथ, तो इसको मैं लिखूंगा T/L को अंदर ले जाइए तो मिलेगा L², और म्यू को लिख सकता हूं मैं मास अपॉन लेंथ, तो मास अपॉन लेंथ आ जाएगा, तो लेंथ से लेंथ चला गया, आपको मिल जाता है √T/ml। T/ml अंडर रूट में ये फ्रीक्वेंसी फर्स्ट ओवरटोन की हमें मिल जाती है। अब टेंशन यहां पे बतानी है, मास मुझे पता है, लेंथ मुझे पता है, बाद में पुट करते रहेंगे, टेंशन ही मुझे निकालना है। अब उसके बाद हमें दिया हुआ है कि एक दूसरा सिस्टम एक क्लोज्ड पाइप है। क्लोज्ड पाइप का मतलब होता है हमेशा एक एंड से क्लोज है, बिकॉज दोनों एंड से क्लोज हो गया, फिर वेव ही जनरेट कैसे होगी। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्लोज्ड पाइप है, मतलब है एक एंड से क्लोज है, और कह रहे हैं कि वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का मतलब जो इसका फंडामेंटल मोड है, फंडामेंटल मोड का मतलब यहाँ पर बन रहा है डिस्प्लेसमेंट नोड, यहाँ पर बन रहा है डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड, ये इसका फंडामेंटल मोड कहलाता है। ये कहलाता है इसका फंडामेंटल मोड, फंडामेंटल मोड कहलाता है।
नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस होता है लैम्डा बाय 4, एंड करेक्शन को इग्नोर करते हुए लैम्डा बाय 4 को लिख सकता हूं मैं L, तो लैम्डा को लिखा जा सकता है 4L के बराबर, और यहां से फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यहां की लिखी जा सकती है V अपॉन लैम्डा या V अपॉन 4L। अब सवाल में हमें दिया हुआ है क्या, कि इसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, इसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है और इसकी फर्स्ट ओवरटोन की जो फ्रीक्वेंसी है, जब इन दोनों इंस्ट्रूमेंट्स को साथ में एक साथ बजाया जाता है तो 8 हर्ट्ज की हमें बीट फ्रीक्वेंसी प्राप्त होती है, 8 हर्ट्ज की बीट फ्रीक्वेंसी प्राप्त होती है। तो बेटा ये आप एक बार निकाल लीजिए कितना आएगा। ये V की वैल्यू जो है 360 के बराबर दी है, और 4 इंटू L, L जो है इसका 30 सेंटीमीटर है, तो 30 सेंटीमीटर 30/100 इसे लिख देता हूँ। तो 0 से 0 गया, 4 से गया 9 बार और 3 से गया 3 बार, तो आंसर आपको मिल जाता है 300 हर्ट्ज। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो पाइप है एंड हमारे पास ये जो रस्सी है, हमारे पास जो ये रस्सी है, इन दोनों को यदि एक साथ बजाया जाता है तो इसका फ्रीक्वेंसी बेटा हमारे पास कितना था, √T/ml, और इसका फ्रीक्वेंसी कितना है हमारे पास 300 हर्ट्ज। तो जब इन दोनों को एक साथ बजाया जाता है तो बीट फ्रीक्वेंसी मिलती है हमारे पास 8 हर्ट्ज की। इसका मतलब इस फ्रीक्वेंसी का और इस फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस का मॉड है वो 8 हर्ट्ज के बराबर है। इसका मतलब दो पॉसिबिलिटी यहाँ पे हमें मिल सकती हैं, दो पॉसिबिलिटी मिल सकती हैं कि इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो 308 हर्ट्ज के बराबर हो, और या फिर हो सकता है इसका फ्रीक्वेंसी 292 हर्ट्ज के बराबर हो। तो ये दो पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो सकती हैं, या तो इसका फ्रीक्वेंसी 308 हो या इसका फ्रीक्वेंसी 292 हो, जिससे इसके साथ जब बीट करवाया जाए तो बीट प्रोड्यूस हो 8 हर्ट्ज के बराबर। अब ये है या ये है, हमसे आगे सवाल में क्लियर किया है कि जब इट इज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट डिक्रीजिंग द टेंशन इन द स्ट्रिंग ऑल्सो डिक्रीजेस द बीट फ्रीक्वेंसी। यदि टेंशन को कम करते हैं तो बीट फ्रीक्वेंसी घट जाती है। अब देखिए यहां ध्यान से, यदि टेंशन को घटाएंगे तो फ्रीक्वेंसी घटेगी। मान लीजिए टेंशन को मैं थोड़ा सा घटा देता हूं और ये फ्रीक्वेंसी घट के हो जाती है, लेट्स से 307 हर्ट्ज हो जाती है, और ये घट के कितनी हो जाती है, 291 हर्ट्ज हो जाती है। तो बीट फ्रीक्वेंसी घटनी चाहिए। अब बीट देखिए बेटा क्या हुआ है, 7 हर्ट्ज के बराबर हो चुकी है, और इसके साथ देखिए बीट कितना हो चुका है, 9 हर्ट्ज के बराबर हो चुकी है। इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता है, दिस इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज यदि ये फ्रीक्वेंसी होगा, टेंशन को हम बढ़ाएंगे, टेंशन को हम घटाएंगे, सॉरी टेंशन को घटाएंगे तो ये टेंशन घटेगी, तो टेंशन घटेगी तो फ्रीक्वेंसी घटेगी, फ्रीक्वेंसी घटेगी तो इसके साथ जो बीट फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ रही होगी, लेकिन बीट फ्रीक्वेंसी घटना चाहिए। इसका मतलब हमारा आंसर होगा कि ये जो वैल्यू है f की √T/ml, ये किसके बराबर है, 308 हर्ट्ज के बराबर है। तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करने वाला हूँ कि √T/ml इज इक्वल टू 308 हर्ट्ज के बराबर। स्क्वायर कर दीजिए तो आपको मिलेगा T/ml इज इक्वल टू 308 इंटू 308। तो T की वैल्यू मिल जाती है m इंटू L इंटू 308 इंटू 308 इंटू m। m कितना है हमारे पास, रस्सी का मास कितना है, 2.5 ग्राम, 2.5 ग्राम, दैट इज 2.5 इंटू 10⁻³ इंटू लेंथ L, लेंथ L इज 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 25 इंटू 10⁻²। ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसे आप सॉल्व कीजिए, इसे आप सॉल्व कीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा, और आपको आंसर मिल जाएगा कितना, 59.29 के बराबर। इतना टेंशन उस रस्सी में प्रेजेंट है। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। Two particles are projected vertically upwards from the surface of Earth with velocities v1 is equal to √2gr/3 and v2 is equals to √4gr/3 respectively। तो ये दो वेलोसिटीज हैं जिन वेलोसिटीज से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाता है अर्थ की सरफेस से। If the maximum heights attained by the two particles are h1 and h2 respectively, then calculate the ratio h1 is to h2। तो h1/h2 रेशियो हमें कैलकुलेट करना है। तो यहां पे देख सकते हैं कि वेलोसिटीज जो हैं √gr/3 के फॉर्मेट में आपको दी हुई हैं। तो मैं मान लेता हूं कि एक जनरल पार्टिकल के लिए, एक जनरल पार्टिकल के लिए जो v है वो हमें दिया हुआ है √xgr/3। ये हमें वेलोसिटी दी हुई है। तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे 2 तो हमें इसकी हाइट मिल जाएगी, x की वैल्यू पुट कर देंगे 4 तो हमें इसकी हाइट मिल जाएगी। ठीक है,
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्लियरली कि ये आपके पास अर्थ है, अर्थ की सरफेस से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाता है v से, तो मैक्सिमम हाइट का मतलब है कि जहां पर इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0, तो सरफेस से हाइट मेजर कर दीजिए, वही h max आपकी कहलाने वाली है। तो मैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इस्तेमाल करूंगा इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में। यहां टोटल एनर्जी लिखूंगा, यहां टोटल एनर्जी लिखूंगा, टोटल एनर्जी कंजर्व रहनी चाहिए। टोटल एनर्जी से मेरा मतलब है टोटल मैकेनिकल एनर्जी से, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी यहां पर और यहां पर कंजर्व रहनी चाहिए, बीच में पूरे रास्ते में कंजर्व रहनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल को। तो मैं यहां पे लिखूंगा यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे तो आपको यहां पे मिलेगा दैट k इनिशियल प्लस u इनिशियल इज इक्वल टू k फाइनल प्लस u फाइनल। मैं इस वाले पोजीशन को इनिशियल मान रहा हूं, इस वाली पोजीशन को फाइनल मान रहा हूं, तो यहां पर जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv स्क्वायर के बराबर, प्लस यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब पार्टिकल और अर्थ की पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, और फाइनली का मतलब है कि जब यहां पे पहुंच जाएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, और यहां पर जब पार्टिकल होगा तो यहां और अर्थ की जो पोजीशन की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमें यहां पे लिखना होगा। तो यहां लिखूंगा मैं हाफ इंटू एक्स जी आर डिवाइडेड बाई थ्री प्लस पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होती है, माइनस ऑफ जी एम ई स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर, और यहां पे आ जाएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, बिकॉज मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो इसका मतलब स्पीड उसकी 0 हो चुकी है, और मैक्सिमम हाइट के लिए लिखूंगा मैं माइनस ऑफ जी एम ई इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच, यहां पे हम लिख सकते हैं। अब यहां पे मैं क्या करने वाला हूं, यहां से मैं r को कॉमन लूंगा, r को बाहर निकालूंगा, r को क्या करूंगा, बाहर निकालूंगा। तो r को यदि आप बाहर निकाल लेते हैं तो ये बन जाएगा आपके पास 1, ये बन जाएगा आपके पास 1, ये बन जाएगा आपके पास 1, और ये बन जाएगा आपके पास h अपॉन आर या h अपॉन r। अब पूरी इक्वेशन को मैं r से डिवाइड कर दूंगा, तो r से डिवाइड कर दूंगा तो ये हट जाएगा, r स्क्वायर बन जाएगा। अब देखिए ये इक्वेशन क्या बन जाती है, x इंटू जी डिवाइडेड बाई 6 माइनस ऑफ जी एम ई, और यहां पे है स्मॉल m डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू। अच्छा यहाँ पे हम मास से मल्टीप्लाई करना भूल गए, तो यहाँ पे मास भी आपको लिखना होगा, तो यहाँ पे आप मास से भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी एम ई स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर 1 प्लस एच अपॉन आर ई, ये आपको यहाँ से मिल जाता है। तो भैया देखिए जीएमई अपॉन आर स्क्वायर जो है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस है, जीएमई अपॉन आर स्क्वायर जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस है, और ये स्मॉल जी का मतलब भी वही है। तो स्मॉल जी से ये कैंसिल आउट हुआ, स्मॉल एम से ये स्मॉल एम गया, और यहाँ पे आपको मिलता है x अपॉन 6 माइनस में 1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई, ये आपको यहाँ पे मिल जाता है h अपॉन आर के बराबर। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए तो आपको मिलेगा यहाँ पे 1 माइनस में 1 अपॉन r प्लस एच अपॉन आर, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा माइनस 1, इधर जाएगा तो बन जाएगा प्लस में 1 आपको ही मिल जाता है, और ये x अपॉन 6 आपको यहाँ मिल जाता है। सो x अपॉन 6 इज इक्वल टू r प्लस एच माइनस में r डिवाइडेड बाय r प्लस एच, r से r गया, आपको मिल जाता है यहाँ पे h अपॉन r प्लस एच आपको मिल जाता है, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा हमें निकालना क्या है, हमें h की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा r प्लस एच इंटू एक्स, तो एक्स आर प्लस एक्स एच इज इक्वल टू 6 इंटू एच, सो 6h माइनस ऑफ एक्स एच इज इक्वल टू एक्स आर, यहाँ से आपको मिल जाएगा h इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन 6 माइनस एक्स, अब यदि मैं बात करता हूँ x इज इक्वल टू यदि मैं 2 के लिए बात करूँ, x इज इक्वल टू 2 के लिए, यानी कि हमें h1 की वैल्यू मिलने वाली है, तो 2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करिए, x की वैल्यू 2, तो ऊपर मिलेगा 2r, नीचे मिलेगा 4, सो 2r बाय 4 यानी कि r बाय 2 आपको मिल जाता है। और यदि मैं x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ किसके बराबर, 4 के बराबर, x की वैल्यू 4 के बराबर पुट करेंगे तो h2 की वैल्यू आपको मिलने वाली है, यहाँ पे 4 पुट करेंगे आएगा 4r
डिवाइडेड बाय 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 इज 2, ऊपर है 4 तो आ जाएगा आपके पास 2r। तो यदि आप इनका रेशियो लेना चाहें तो आपको मिल जाता है h1 बाय h2 इज इक्वल्स टू r बाई 2 डिवाइडेड बाय 2r, और आपको मिल जाएगा 1/4 विच इज 0.25। तो 0.25 इनका रेशियो हमें मिल जाता है h1 और h2 का। h1 और h2 का आंसर है 0.25 या 1/4 के बराबर। अब इसके बाद हम यहाँ पर समझने वाले हैं एक एक्स्ट्रा चीज। क्या एक्स्ट्रा चीज? मैंने आपको एक बार प्रॉमिस किया था कि जब एंगुलर मोमेंटम के बारे में आपको बताऊंगा, तो एंगुलर मोमेंटम मैंने वहां पे एक ट्रांसलेटिंग पार्टिकल के बारे में बता दिया था, एंगुलर मोमेंटम मैंने एक रोटेटिंग रिजिड बॉडी के बारे में बता दिया था। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं जब बॉडी ट्रांसलेट और रोटेट दोनों कर रही है। तो यहां पे मैं लिखूंगा कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी मूविंग, ऐसे लिखिए इसे CTRM, इन CTRM का मतलब होता है कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। क्या मतलब है इसका? कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, ये इसका मतलब होता है CTRM का। तो कोई रिजिड बॉडी यदि कंबाइंड ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन कर रही है, रोलिंग मोशन भी एक स्पेशल केस है, कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन का, जहां पे v इक्वल्स टू r ओमेगा होता है और a इक्वल्स टू r अल्फा होता है हर एक इंस्टेंट पर, और नीचे वाला पॉइंट स्लिप नहीं करता है। कहने का मतलब है कि नीचे वाला पॉइंट स्लिप नहीं करता है, तो वैसे CTRM मोशन को रोलिंग कहा जाता है। तो यहाँ पे एक जनरल मोशन की यहाँ पे बात की जा रही है। तो मान लीजिए आपके पास रिजिड बॉडी जो है कुछ इस तरीके की है, ये रिजिड बॉडी है, और ये रिजिड बॉडी ये मूव भी कर रही है, ट्रांसलेट भी हो रही है VCOM वेलोसिटी से, और रोटेट भी हो रही है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से इसका रोटेशन भी हो रहा है। तो यूलर ने एक थ्योरम दी थी, और उस थ्योरम में उन्होंने कहा कि किसी भी रिजिड बॉडी के जनरल मोशन को दो पार्ट में ब्रेक किया जा सकता है, दो इंडिविजुअल मोशंस का सुपरपोजिशन माना जा सकता है। और वो दो इंडिविजुअल मोशंस क्या क्या है कि इसके सेंटर ऑफ मास का जो ट्रांसलेशनल मोशन है, तो कह सकते हैं इस बॉडी का जो ट्रांसलेशनल मोशन है वो, प्लस इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट प्योर रोटेशन। तो इसके सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट जो प्योर रोटेशन है, और जो इसके सेंटर ऑफ मास का ट्रांसलेशनल मोशन है, इन दोनों का सुपरपोजिशन इसको माना जा सकता है, या इसको इसके दो काउंटर पार्ट्स में तोड़ा जा सकता है। इसको हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, और जो एनर्जी है, एंगुलर मोमेंटम है, सब कुछ जो है इस थ्योरम की सहायता से हम लिख सकते हैं। यूलर ने दिया था, यूलर्स थ्योरम इसे कहते हैं। यूलर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग हम किसी भी बॉडी का जो जनरल मोशन है उसे उसके ट्रांसलेशनल पार्ट और रोटेशनल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। समझ में आया? तो मान लीजिए आपके पास एक रिजिड बॉडी है, इस तरीके से एक रिजिड बॉडी है, और ये रिजिड बॉडी मूव कर रही है विद वेलोसिटी VCOM वेलोसिटी से मूव कर रहा है इसका सेंटर ऑफ मास, और ये रोटेट हो रही है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। हमें निकालना है पॉइंट O के अबाउट एंगुलर मोमेंटम। अब ये पॉइंट O कहीं भी हो सकता है, ये तो मैंने यहां ड्रॉ किया है, मैं यहां पे ड्रॉ कर सकता हूं इसे, मैं यहां पे O मान सकता हूं, यहां पे O मान सकता हूं, जहां आपकी मर्जी हो वहां पे आप ऐसे कोऑर्डिनेट एक्सिस बना के O पॉइंट दे दीजिए, कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है। आप O को कहीं भी मान सकते हैं। तो हमें पहले लिखना होगा एंगुलर मोमेंटम हमें लिखना होगा ट्रांसलेशन की वजह से, और फिर लिखना होगा रोटेशन की वजह से एंगुलर मोमेंटम, और दोनों वेक्टर्स को हमें जोड़ देना होगा, तो हमें टोटल एंगुलर मोमेंटम मिल जाता है। तो भैया पहले इसका सेंटर ऑफ मास लोकेट कीजिए। सेंटर ऑफ मास इसका है कहां? ये है इसका सेंटर ऑफ मास। इसका मतलब इस पूरे पार्ट को एक पार्टिकल की तरह ट्रीट किया जा सकता है एंगुलर मोमेंटम की कैलकुलेशन के लिए। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि ये इस सेंटर ऑफ मास का मैं पोजीशन वेक्टर फाइंड करूंगा। तो पोजीशन वेक्टर की यदि बात करें तो ये पोजीशन वेक्टर होने वाला है RCOM में से कह सकता हूं, RCOM वेक्टर में से कह सकता हूं। तो इसका जो टोटल मास है RCOM वेक्टर क्रॉस VCOM वेक्टर,
ये मैंने क्या लिखा है, इसके सेंटर ऑफ मास का या कह सकते हैं इस बॉडी का जो ट्रांसलेशन की वजह से एंगुलर मोमेंटम है मैंने वो लिखा है m/r/cum क्रॉस v/cum। अब इसका डायरेक्शन इस पर्टिकुलर डायग्राम में आप देख सकते हैं r क्रॉस v की दिशा में होना चाहिए। तो r वेक्टर है बेटा ऐसे, इसको पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं ऐसे, और वेलोसिटी वेक्टर जो है इस तरफ है। तो r क्रॉस v आप देखेंगे, r क्रॉस v आप देखेंगे तो अंदर की तरफ आपको मिल रहा है। तो इस पर्टिकुलर डायग्राम में ये अंदर की तरफ आपको मिल रहा है, अंदर की तरफ आपको मिल रहा है, क्लॉकवाइज सेंस में कह सकते हैं मिल रहा है। प्लस सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट इसका प्योर रोटेशन, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट इसका प्योर रोटेशन मानेंगे तो इसका मतलब ये इस एक्सिस के अबाउट प्योरली रोटेट हो रही है, और प्योर रोटेट जब होती है रिजिड बॉडी तो उसका एंगुलर मोमेंटम होता है आई ओमेगा के बराबर। तो उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, आई ओमेगा के बराबर। तो यहाँ पे आई ओमेगा वेक्टर यहाँ पे लिख सकते हैं, आई सी ओ एम इंटू ओमेगा वेक्टर इसे लिखा जा सकता है। याद रखिएगा कि जो आपका एक्सिस है सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए। अब ये देखिए बेटा, आई ओमेगा का जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है, अंदर की तरफ है, तो इसका मतलब ये वाला जो एंगुलर मोमेंटम का पार्ट है इसका डायरेक्शन भी क्लॉकवाइज होना चाहिए, इसका डायरेक्शन भी क्लॉकवाइज होना चाहिए। तो इस तरीके से हम एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं। एंगुलर मोमेंटम इस तरीके से लिखा जा सकता है, एक बॉडी का जो ट्रांसलेशन भी कर रही है और रोटेशन भी कर रही है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। यहाँ आपके पास एक सरफेस है और इसके ऊपर एक मान लीजिए एक स्फीयर है या सिलेंडर मान सकते हैं, जो भी आपका मन करे ये मान सकते हैं कि हमारे पास एक राउंड बॉडी है। इसके सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी है, इसके सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी मैं मान लेता हूँ v/cum के बराबर है, और इसका जो एंगुलर वेलोसिटी है वो इस तरफ नहीं इस तरफ है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है, यूनिफॉर्म स्फीयर है। तो यहाँ पे मैं आपसे पूछ रहा हूं कि पॉइंट ए के अबाउट एंगुलर मोमेंटम बताइए और पॉइंट बी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम बताइए। पॉइंट बी और पॉइंट ए के अबाउट आपको एंगुलर मोमेंटम बताना है। इसका मास जो है m के बराबर है, इसका मास m के बराबर है, और ये क्या है, डिस्क है बेटा, डिस्क है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई मान लो, छोड़ो आई के बराबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लो। तो हमें बताइए एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए कितना होगा और एंगुलर मोमेंटम अबाउट बी कितना होने वाला है, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लीजिए और कैलकुलेट कीजिए एंगुलर मोमेंटम कितना होगा ए और बी पॉइंट के अबाउट, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। तो ए पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको ऑरिजिन मान रहा हूं, इसको मैं ऑरिजिन मान रहा हूं। तो ये हुआ मेरा पॉइंट ओ, एक तरीके से जो मैंने एग्जांपल लिया था उसका जो पॉइंट ओ है वो पॉइंट ओ यहां पर है। तो सबसे पहले आप सेंटर ऑफ मास को लोकेट कीजिए इस इंस्टेंट पर। इस इंस्टेंट पर सेंटर ऑफ मास यहां है, सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर है वो ये हुआ r/cum वेक्टर, ठीक। तो मैं इसका ट्रांसलेशन, सेंटर ऑफ मास के ट्रांसलेशन का एंगुलर मोमेंटम लिखूंगा तो आएगा आपके पास m और r/cum वेक्टर क्रॉस v/cum वेक्टर प्लस i ओमेगा वेक्टर, i ओमेगा वेक्टर। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। अब देखिए बेटा, डायरेक्शन की बात कर लेते हैं एक बार। तो r क्रॉस v की जो डायरेक्शन है, r वेक्टर है इधर, वेलोसिटी वेक्टर इधर, r क्रॉस v आ रहा है अंदर की तरफ, या कह सकते हैं माइनस के कैप में। तो ये वाली जो क्वांटिटी है माइनस के कैप की तरफ आने वाली है, और ओमेगा जो है वो इस तरफ है, वो बाहर की तरफ है, तो ये प्लस के कैप में आने वाला है। तो हमें अंतर तो समझ में आ गया कि कब के कैप, कब माइनस के कैप, कब प्लस, कब माइनस लिखते हैं। तो आपको देखना है r क्रॉस v किस तरफ है, जो ट्रांसलेशन की वजह से एंगुलर मोमेंटम बन रहा है उसका डायरेक्शन क्या है, और जो रोटेशन की वजह से एंगुलर मोमेंटम बन रहा है उसका डायरेक्शन क्या है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश करते हैं। अब इसका मैग्नीट्यूड यदि आपको निकालना है तो आपके पास एक तरीका तो ये है, तो मैं इसको लिख सकता हूं m r परपेंडिकुलर इंटू v, या m v इंटू r पर m v परपेंडिकुलर इंटू r लिख सकते हैं, m r v परपेंडिकुलर लिख सकते हैं, या m r परपेंडिकुलर v लिख सकते हैं, प्लस i ओमेगा। मैं किसी भी एक क्वांटिटी को इसको माइनस मान लीजिए, माइनस के कैप में है और ये प्लस में है, तो ओवरऑल क्वांटिटी जो है ये प्लस के कैप में मानी जाएगी। माइनस ऑफ m, r परपेंडिकुलर क्या है, r परपेंडिकुलर का मतलब है कि वेलोसिटी का जो वेक्टर है उसके परपेंडिकुलर r का कंपोनेंट चाहिए। इस वेलोसिटी के वेक्टर के परपेंडिकुलर r का कंपोनेंट चाहिए, तो r का कंपोनेंट जो है वो इसके बराबर है, विच इज इक्वल टू रेडियस ऑफ दिस राउंड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास r, यहाँ आ जाएगा आपके पास v/cum प्लस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया i के बराबर है, i इंटू ओमेगा यहाँ पे हम लिख देंगे। तो ये जो वैल्यू हमें मिलती है के कैप के बराबर हमें मिलती है, और ये एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए हमें मिल जाता है, ठीक है।
इस तरीके से हम एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए लिख सकते हैं। अब बारी आती है बी पॉइंट के अबाउट। बी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम आपको कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप सेंटर ऑफ मास को लोकेट करेंगे। सेंटर ऑफ मास जो है इस तरीके से है, ये सेंटर ऑफ मास का वेक्टर है RCUM वेक्टर। आर वेक्टर जो है बेटा इस तरफ है, वेलोसिटी वेक्टर इस तरफ है, तो यहां आप कह सकते हैं कि आर वेक्टर ऐसे है, वेलोसिटी वेक्टर ऐसे है, तो आर क्रॉस वी किस डायरेक्शन में आ रहा है, आर क्रॉस वी अंदर की तरफ आ रहा है, तो मैं यहाँ पे फिर से लिख सकता हूँ MRV जो है वो माइनस के कैप डायरेक्शन में होगा एंगुलर मोमेंटम, प्लस इसका जो एंगुलर वेलोसिटी है वो इस तरफ है, यानी कि बाहर की तरफ है, तो बाहर की तरफ है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा I × ओमेगा बाहर की तरफ के कैप, ठीक है। तो ये आपका एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा पॉइंट बी के अबाउट। पॉइंट बी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब मान लीजिए और कोई उल्टा सीधा पॉइंट आपको दे दिया, उल्टा सीधा पॉइंट दे दिया आपको, मान लीजिए आपको यहाँ पे पॉइंट दे दिया जाता है, पॉइंट सी दे दिया जाता है, पॉइंट सी दे दिया जाता है और पूछा जाता है बताइए भैया कि पॉइंट सी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। सारे डाउट जो है यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो पॉइंट सी को आपको मानना है ओरिजिन और सेंटर ऑफ मास को लोकेट करना है। सेंटर ऑफ मास को लोकेट कीजिए, ये रहा सेंटर ऑफ मास RCUM वेक्टर। अब एंगुलर मोमेंटम देखिए कैसे लिखेंगे कि हमारे इस केस में आर वेक्टर जो है ऐसे है और वेलोसिटी वेक्टर है ऐसे, तो आर क्रॉस वी किस तरफ आ रहा है बेटा, आर क्रॉस वी अब की बार बाहर की तरफ आ रहा है, तो मैं यहां पे लिखूंगा MRCUM क्रॉस वी प्लस I × ओमेगा। ये वाली जो क्वांटिटी बेटा के कैप में आ रही है और ओमेगा जो है वो भी के कैप में है, तो ये भी के कैप में आ जाएगा। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये मैग्नीट्यूड लिखने के लिए हमें आर परपेंडिकुलर चाहिए। आर परपेंडिकुलर का मतलब है कि हमें इस सेंटर से ये परपेंडिकुलर हाइट चाहिए, मान लीजिए डी के बराबर है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास MD × V प्लस I × ओमेगा के कैप। ये हमारे पास टोटल एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट सी हमें मिल जाता है। तो बेसिकली हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होती है या वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर आर वेक्टर का कंपोनेंट चाहिए होता है। तो यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर है ऐसे, तो हमें इस वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट चाहिए, तो इसका कंपोनेंट ये वाला ही इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो ये वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, डी के बराबर, तो आर परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे डी आ जाने वाली है। तो इस तरीके से आप एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया, ठीक है। वीडियो को लाइक करके जाइए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।